प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल अनाउंस किया कि इंडिया सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब 100th कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर्मली होस्ट करने वाला है। और इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर बहुत सारी जगहों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन या ट्वीट्स देखने को मिले। इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने भी यही कहा कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जो संस्था डिसाइड करती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, उनका वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली कुछ सवाल है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने रेलेवेंट हैं? क्या इसको होस्ट करने से इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? आखिर इंडिया क्यों इतना अग्रेसिवली बिड कर रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए? और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पिछली बार जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसको लेकर क्या परेशानी देखनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके की हेडलाइंस देता है दैट कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट अहमदाबाद वाज नॉट टू रिपीट दिल्ली फार्स। फार्स कह दिया है, ये थोड़ा अंग्रेजों के तरफ से वाइट गेज कह सकते हो, वाइट नजरों से देख रहे हैं, वो हमको जज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं 2010 में जो हुआ था वो दोबारा ना हो, है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा समझते हैं पहले कि कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ग्रुप है, एक इंटरनेशनल यूनियन है, बट इट्स नॉट बेसिकली एन अलायंस और अ ट्रीटी ऑन एन एग्रीमेंट। इट्स जस्ट दोज कंट्रीज जो कभी इतिहास में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रही थी। कॉमनवेल्थ का आइडिया 19th सेंचुरी से इमर्ज होता है, खास तौर से जब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज बनने शुरू होते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना या मेंबर बनना पुरानी कॉलोनीज के लिए वॉलंटरी बन गया। तो इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बहुत सारी पुरानी कॉलोनीज ने एग्री किया कि हाँ हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेंगे। वहीं दूसरी ओर पुरानी कुछ कॉलोनीज थी अफ्रीका की, जैसे इजिप्ट या यूएई, जिन्होंने माना ही नहीं कि हम तो नहीं बनेंगे जी कॉमनवेल्थ का हिस्सा। अल्टीमेटली ये जो गेम्स हैं ये ब्रिटिश डीकॉलोनाइजेशन के बाद से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने लगी, लेकिन जब इनकी शुरुआत हुई थी साल 1930 में, तब ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जानी जाती थी। इसका पर्पस ये होता था कि ब्रिटिश एम्पायर में कौन सा जो ऐसा पार्ट है या सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, कॉलोनी है, जिसके स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। तो अब 2030 में कहा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होगी। और पिछले कई सालों से जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है, देखा यह गया है कि वो एशिया या एशिया के एरियाज में ज्यादा नहीं हुई। तो इंडिया में 2 बार हुई है, एक बार हुई है दिल्ली में, 2030 में अहमदाबाद में होगी, और इसके अलावा मलेशिया के कुआलालंपुर में ये 1998 में होगी। इसके अलावा आप देखोगे कि जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वो 3 कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिले हैं, एक इंग्लैंड, ठीक है, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई कॉमनवेल्थ गेम्स को कंडक्ट नहीं करना चाहता है? इज देयर एन इशू विद कॉमनवेल्थ गेम्स? क्योंकि अगर आप आज से 2 साल पहले की कहानी देखेंगे तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले जो सिटीज डिसाइड की गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स से, उन्होंने मना कर दिया था। जैसे साउथ अफ्रीका, डरबन जो शहर था, उन्होंने मना कर दिया था। विक्टोरिया, जिसने कहा कि कोई बात नहीं, विक्टोरिया स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा कि हम होस्ट कर लेंगे। उन्होंने बिड किया, वो माने, लेकिन उस विक्टोरिया कॉमनवेल्थ गेम्स कभी हो ही नहीं पाई क्योंकि विक्टोरिया ने बैकआउट कर दिया। उन्होंने अपना बजट बनाया था $2.6 बिलियन, लेकिन उनके जो हेड थे, गवर्नर थे विक्टोरिया के, उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें तो ढेर सारा पैसा लगने वाला है, $6 बिलियन लगने वाले हैं, इतना खर्चा हमारी सरकार नहीं कर पाएगी। 2026 के लिए फिर मलेशिया को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने भी बैकआउट कर दिया। एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये बैकआउट क्यों करे जा रहे हैं, क्योंकि 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुए थे। और बर्मिंघम शहर के अंदर अगर आप देखोगे 2022 के बाद बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई, यानी इतना खर्चा हो गया गेम्स के ऊपर और ना रिकवर हो पाया कि वो शहर ऑस्टेरिटी मेजर्स में चला गया। उस शहर को बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि भाई साहब हमारे पास तो अब आम सुविधाओं के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसे बचाओ, सैलरीज कट करो, इधर उधर के खर्चे कम करो। तो बर्मिंघम की कॉमनवेल्थ गेम्स फेलियर के बाद ये डिबेट शुरू हो गई कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स वर्थ भी हैं या नहीं है।
हु वॉन्ट्स टू नो कि पुरानी ब्रिटिश कॉलोनीज में से जो देश आपस में स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें बेटर कौन है? कौन जानना चाहता है ऐसे टूर्नामेंट के बारे में जिसमें ना चाइना है, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ना कोरिया है और ना जापान है? तो ऐसे पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के अंदर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट नहीं बनता है। Although it is the third largest sporting conglomeration after Asian Games and Olympics, लेकिन इसको बिड करने के लिए लोग मरे नहीं जा रहे हैं। आज के समय में ये एक सच्चाई है। जमैका में 1966 में, मलेशिया में 1998 में और इंडिया में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड में इसके अलावा किसी ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट नहीं किए। कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 देश ही आपस में होस्ट करते रहते हैं। 1930 के बाद से रिकॉर्ड दिखाता है। ऑल्दो ये इवेंट बहुत कॉस्टली है, लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या फीफा वर्ल्ड कप जितना पॉपुलर नहीं है। इसको करवाने का प्रॉफिट भी कम है और होस्टिंग के अट्रैक्टिवनेस भी कम, क्योंकि बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े स्टार्स इसमें आते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स थी 2010, तब बहुत लोगों को उम्मीद थी कि हुसैन बोल्ट, जो उस वक्त के फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट थे, वो भारत में आएंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स की रंगत बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ उनके आने से स्पॉन्सर्स भी आएंगे। टॉप एथलीट्स जब आते हैं किसी टूर्नामेंट के अंदर तो स्पॉन्सरशिप आती है, जिससे और भी ज्यादा पैसा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लगता है और स्पोर्ट्स को भी फायदा होता है, इजाफा होता है, क्योंकि ज्यादा आईज होती हैं। ब्रॉडकास्टर्स ज्यादा बार ज्यादा बिडिंग करते हैं उसके लिए, सो लॉट ऑफ आईज आर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर इवेंट। बट यूसेन बोल्ट ने लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से और इंजरी के डर की वजह से, क्योंकि वो 2012 के ओलंपिक्स के लिए बेहतर प्रिपेयर करना चाहते थे, उन्होंने अपनी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। दिल्ली आए ही नहीं। 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट, और उनको यह डर था कि मेरे और बाकी रनर्स के बीच में इतना ज्यादा गैप रहेगा, कहीं गोल्ड मेडल लेते हुए मुझे शर्म ना आ जाए। एक ही बार यूसेन बोल्ट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपीयर हुए हैं, वो है 2014 की ग्लासगो गेम्स में, जहां पे भी उन्होंने रिले रेस में पार्ट लिया। उनका बेस्ट टूर्नामेंट था, बेस्ट उनका था 100 मीटर्स रेस, है ना, 100 मीटर की दौड़ लगाते थे, लेकिन 400 मीटर 4x100 मीटर रिले में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। इसके अलावा 2010 की जो यादें हैं ना, वो भारत के लिए अच्छी नहीं है। आई नो मैं थोड़ी सी ब्लीक बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद की किरण के बारे में भी डिस्कस करूंगा आगे जाते हुए। तो 2010 में इंडिया में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, फॉरेन मीडिया ने काफी क्रिटिसाइज किया था और क्रिटिसाइज करना बनता भी था। उसका मुख्य कारण तो चलो ये था कि कई फैसिलिटीज के अंदर डिस्क्रिपेंसी देखी गई। कई बार स्विमिंग पूल्स में से मर्की वाटर निकला, कई बार जो है सिक्योरिटी बैरियर माल फंक्शन कर दिया। इनफैक्ट एक फुट ओवर ब्रिज गेम से जस्ट पहले कोलैप्स भी हुआ, जिससे थोड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी आई। इसको हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं, कहते हैं कि कुछ चैलेंजेस आए थे पिछली बार। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था भारत के लिए, वो बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ दिस इमेज। ये इमेज हर उस व्यक्ति को याद होगी जो 2010 के दशक में, 2010 के डेकेड में स्पोर्ट्स देखते हुए बड़ा हुआ है, क्योंकि ये इमेज जो है, ये इसमें सुरेश कलमाडी साहब खड़े हुए हैं, और सुरेश कलमाडी साहब जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरपर्सन थे और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। 2004 से लेकर उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे ऑफ करप्शन, ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इनफैक्ट सीएजी ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने 700 पेज की अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसको द हिंदू कहता है कि 700 पेज का मेडल ऑफ शेम था ये उस वक्त की सरकार के ऊपर। बजट जो था वो $400 मिलियन का था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करते करते $6 बिलियन का हो गया, जो कि सभी शहरों के मामले में देखा जाता है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही स्टार्क था। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने यह कहा कि जो तरीका अपनाया गया था वो ये, आपको 2003 में पता चल गया था कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है। 2003 में पता चल गया था कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स बनने वाले हैं, फिर भी स्टेडियम्स जो बन रहे थे बहुत सारे, वो बिल्कुल एंड तक आते आते बने।
यानी जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जस्ट उससे पहले जितना इक्विपमेंट प्रोक्योर करना था उसको डिले किया गया। सीएजी के ऑडिट का यह मानना है कि ये डिलेज एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, इसलिए क्योंकि ये बस डिले इसलिए किए जा रहे थे ताकि अर्जेंसी का हवाला देके, अर्जेंसी क्रिएट करके, आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करके रूल्स को ब्रेक किया जा सके। जिस भी किसी प्रोडक्ट को या किसी वेंडर से आप कोई प्रोडक्ट लेते थे, अगर आप अर्जेंटली लेते हो तो रूल्स को कई बार रिलैक्स किया जाता है। यही चीज यहां पे देखने को मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे एक पर्टिकुलर मामला जो सामने आया वो ये कि स्विस टाइमिंग्स नाम की एक कंपनी के साथ 141 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया फॉर टाइम, है ना, मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गेम्स के अंदर चाहे जो रेसेस होती हैं या कोई भी बॉक्सिंग का बाउट होता है उसमें टाइम होता है ना, टाइमिंग होती है। टाइमिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और सीएजी का यह मानना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 95 करोड़ रुपीस इन्फ्लेटेड था। मतलब इससे 95 करोड़ रुपीस कम में यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता था और 70,000 करोड़ रुपए ओवरऑल पिल्फरेज हुआ ऐसा कहा गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर अमाउंट से स्पोर्ट्स पर्सन को काफी कम फायदा हुआ क्योंकि जो अपार्टमेंट्स थे, जो रहने की जगहें थी, वो वर्ल्ड क्लास और बनाई जा सकती थी लेकिन नहीं बनाई गई। ऑल्दो 2025 के अंदर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में तो केस क्लोज किया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, बट मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा देखी गई इन कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सीख जरूर लेनी चाहिए आगे फ्यूचर में। और वो सीख इसलिए लेनी चाहिए दोस्तों क्योंकि हमारी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है हमारा एज अ देश कि हम 2036 में 2036 में ओलंपिक गेम्स करवा सके ना। ओलंपिक्स इज अ ग्रैंड इवेंट। ओलंपिक्स ऐसा गेम है जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेके आ सकता है लेकिन इंडिया को वर्ल्ड मैप पे एज अ केपेबल पावर भी दिखा सकता है क्योंकि जो कंट्री ओलंपिक्स कंडक्ट कर सकती है उसकी इकोनॉमिक पावर्स पे, उनके लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों को यकीन आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यकीन आएगा। 2026 में हमें पता लगेगा कि हमारी जो बिड है ओलंपिक्स की क्या वो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। तो इसका मतलब है वी विल नॉट बी एबल टू से कि अहमदाबाद को देख के ये बिड एक्सेप्ट होगी। 10 साल पहले बिड्स एक्सेप्ट होती है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया ट्रायल रन होगा, टेस्ट रन होगा कि हम अगर कॉमनवेल्थ गेम्स को अच्छे से करा सकते हैं तो इन केस वी गेट एन ओलंपिक्स गेम कॉन्ट्रैक्ट वी विल बी एबल टू कंडक्ट दोज गेम्स एज वेल। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेकेड होने वाला है। और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे ट्रांसपेरेंसी भी जनरेट हो लेकिन साथ साथ एफिशिएंटली हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं क्योंकि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक और चीज जो यहां पे देखी जा सकती है कि भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दो नए या दो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की, और सेवरल सर्कल्स में बात यह चल रही है कि भारत योगा को इंक्लूड कर सकता है। हालांकि जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, क्योंकि उनका बजट कंस्ट्रेंट था, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें ग्लासगो में वो करवाने पड़े, स्कॉटलैंड में करवाने पड़े, ऑस्ट्रेलिया से कुछ पैसे लिए गए, तो इसलिए सिर्फ 10 गेम्स है वहां पे। ना बैडमिंटन है, ना वहां पे शूटिंग है, कोई भी ऐसी गेम जिसमें इंडिया मेडल जीत सके। तो ऐसा देखने को जरूर मिल रहा है कि although Commonwealth Games may not be that show stealer event, but it could be a stepping stone to conducting Olympics successfully if we learn from our mistakes from the past। तो इसी के साथ अब आप बोलोगे कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, स्पोर्ट्स तो नहीं आता है यूपीएससी में। तो मैं आपको कहूंगा ये 2021 का प्रीलिम्स का पेपर है। जब 2021 में ओलंपिक्स हुए थे तो सवाल पूछा गया था, ये 2 सवाल आपसे पूछे गए थे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता दीजिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं? क्या आपको लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट करना भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है या जस्ट अनदर स्पोर्ट्स गिमिक है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपकी क्या राय है। धन्यवाद।